Hey people, again, how are you all doing? Welcome back to KC Updates. My name is Khushbu. Our last video was about structuralism and मैग MEG मैंने आपको बताया मैग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका MEG 5 सब्जेक्ट है उनके लिए मैंने उस वीडियो को बनाया था. आई होप यू लाइक दैट वीडियो. एंड स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ने के बाद ही हम पढ़ सकते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको कि आज हम कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में. बट विदाउट दैट प्रीवियस वीडियो यू कान कंटिन्यू दिस, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स रिपीट होने वाले हैं जो सॉशर ने उसमें दिए थे. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो उनको कभी अपोज करेंगे, कभी you got to see that part actually. So I'll give the link in the description so that you can continue this video before you should watch that video जो मैंने स्ट्रक्चरलिस्ट के ऊपर बनाई थी. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन एज वेल. Okay, so first of all you should know that पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद हाइफन एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट हाइफन में डिफरेंस क्या है, एंड हम कौन सा वाला पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ पढ़ने वाले हैं. विद हाइफन या फिर पोस्ट वर्ड का मीनिंग आप सबको पता होगा. इसका मीनिंग होता है आफ्टर बेसिकली. तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद हाइफन का मीनिंग क्या होगा, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद वाला जो टाइम आया है ना, जितनी भी जो टाइम पीरियड निकल के गया स्ट्रक्चरलिज्म के बाद वो आपका पोस्ट विद हाइफन स्ट्रक्चरलिज्म में आएगा. एंड विदाउट हाइफन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है जिसमें हम उसके फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म, जो बेसिकली विच हैज़ हैपेंड. नाउ you can conclude like that post with hyphen structuralism includes deconstruction and post structuralism. And now why the question arises here, why deconstruction here, because हम बात कर रहे हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की. तो यस, deconstruction is a part of पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि डिकन्स्ट्रक्शन को जितने भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हुए उन्होंने ही एक तरीके से उसकी शुरुआत की, जिसमें सबसे फेमस नाम लिया जाता है जिसका वो है जैक्स डेरिडा का, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे. एंड सो दैट्स वाई हम डिकन्स्ट्रक्शन को पढ़ते हैं जब भी हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ते हैं, बिकॉज ये मेजर फिनोमेना था जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने दिया था. सो लेट्स स्टार्ट. हम अपना डिकन्स्ट्रक्शन से शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली डिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है, एंड उसके कंसेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि जो इसकी बुक थी जैक्स डेरिडा की, उसका नाम था डी ला ग्रामेटोलॉजिया. डी ला ग्रामेटोलॉजिया जिसका मीनिंग था ऑफ. डी ला का मीनिंग ऑफ, बिकॉज ये फ्रेंच में लिखी गई थी इसलिए डी ला. सो ऑफ ग्रामेटोलॉजिया इन 1967 में जो ये पब्लिश हुई थी. तो इस बुक में डेरिडा ने अपने थॉट्स और आइडियाज़ लिखे जो उसने डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी से डिफ़ाइन किए, एंड इसको बाद में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में इंक्लूड किया गया. एंड दैट्स वाई आगे कई सारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो जैक्स डेरिडा को फॉलो करने लगे. इनमें से कई स्ट्रक्चरलिस्ट ऐसे भी थे जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे एंड बाद में वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन गए, जस्ट बिकॉज कि उन्हें ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आया. एंड सो हैंस द लिटरेचर्स वर्क कि आप हर चीज़ को कंसिडर करें, सबकी थिंकिंग, सबकी थॉट, सबके आइडियाज़ को कंसिडर करें. तो मे बी यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट कि स्ट्रक्चरलिस्ट में क्या था और अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में क्या है, और आप इनको भी मे बी डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑथर्स के लिए, आपके लिए भी है. तो बात कर लेते हैं अब हम. सबसे पहले डीकंस्ट्रक्शन होता क्या है. डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली आप एक बिल्डिंग के एग्जांपल से समझ सकते हैं. बिल्डिंग के एग्जांपल से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बन रही है, उसका एक अपना स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चरलिस्ट यही तो कहते थे कि हर चीज़ का अपना एक स्ट्रक्चर है. लिटरेचर में भी हर टेक्स्ट का अपना एक स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया. उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि जो लिखा गया है उसका मीनिंग मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मीनिंग भी हो सकता है जो हिडन हो, जो हमें समझ ना आ रहा हो. उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया स्ट्रक्चरलिस्ट ने. दैट वाज द मेन रीज़न कि इस डीकंस्ट्रक्शन की इस तरीके से वी बिगेन विद डीकंस्ट्रक्शन, और डेरिडा या फिर जो भी उस टाइम के लोग थे उन्हें ये आइडिया आया, बिकॉज उसमें कुछ कमियां थी स्ट्रक्चरलिज्म में, जिसको दूर करने के लिए इसको एक तरीके से इजाद किया गया. ठीक है.
तो मैं अगर बात करूँ डीकंस्ट्रक्शन की, मैंने बताया आपको कि बिल्डिंग के एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। बट सपोज़ आप उस बिल्डिंग को डीकंस्ट्रक्ट करो, डीकंस्ट्रक्शन मीन्स क्या, आप उसका फिर से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, यानी कि उसकी हर एक उसका जो पार्ट है उसको अलग अलग करना पड़ेगा। उसकी ब्रिक्स को अलग करना पड़ेगा, उसमें जो सॉइल, उसमें जो सैंड वगैरह यूज़ हो रही है उसको आपको हटाना पड़ सकता है, सीमेंट यूज़ हो रहा है आप उसको हटाइए, पूरा डिसमेंटल कर लीजिए। फिर अब आप जब उसको फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दैट वुड बी अ डिफरेंट पेज इन इट सेल्फ। सेम विद लिटरेचर, इमेजिन कि आप सेम चीज़ लिटरेचर के साथ कर रहे हैं। अब ऐसा है ना कि आप कोई लिटरेचर को पढ़ रहे हैं तो एक डीकंस्ट्रक्टिविस्ट और एक स्ट्रक्चरलिस्ट वो डिफरेंट तरीके से जो है देखेंगे। तो जो डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है और जो एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट होगा वो किस तरीके से देखेगा उसको, वो डिसमेंटल करके देखेगा, वो उसको अलग अलग करके इस टुकड़ों में समझ के देखेगा, इन पीसेस, इन सिंपल सेंस। सो टू डिसमेंटल द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन। अब बात कर लेते हैं कि मेजर कंसेप्ट्स जो है डेरिडा ने क्या दिए और उन्होंने सॉशर की किन कंसेप्ट्स को अपोज किया और उनको रिप्लेस भी किया अपनी नई थियोरी से, और दैट्स अप टू यू दैट हाउ डू यू कंसिडर इट। चलिए, सो फर्स्ट वॉज सॉशर्स साइन सिग्निफाई एंड सिग्निफाइड थ्योरी, जो हमने डिस्कस की हुई है। तो अब उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो सॉशर ने कहा था कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। जो सॉशर ने कहा था कि आर्बिट्रीनेस होती है दोनों में आपस में, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज उन्होंने रीज़न दिया। सपोज़ आपने एक वर्ड पढ़ा वाटर, जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसी को ले लेते हैं, या फिर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। आप कोई किताब पढ़ रहे हो और आपने कोई वर्ड पढ़ा, उस ऑथर ने उस वर्ड को, उस लिटरेचर में उस वर्ड को लिखा गया है। अब हमने क्या डिस्कस किया था सिग्निफाइड और सिग्निफायर में, दैट पर्टिकुलर वर्ड और इमेज इज़ द सिग्निफायर, एंड जो मेंटल कंसेप्ट आप बना रहे हो दिमाग में जो आपके ऑलरेडी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो आपका सिग्निफाइड है। लेकिन यहाँ पे डेरिडा ने एक रीजनिंग की कि भाई अगर आपने वाटर को पढ़ा, अब वाटर से तो आपके माइंड में कुछ भी आ जाएगा, वाटर से तो लेक भी आ सकती है क्योंकि वाटर लेक में भी होता है, H2O भी आ सकता है क्योंकि H2O वाटर का फॉर्मूला है। ऐसे ही ड्रॉप्स वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। तो वाटर से रिलेटेड कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो हमारे माइंड में ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो माइंड में तो कुछ भी आ सकता है। अब हाउ आर यू सो श्योर दैट व्हेन ऑथर इज़ राइटिंग वाटर हियर, तो आप एग्जैक्टली रिलेट कर सकते हो कि वो किसकी बात कर रहा है, वाटर में भी अब वो किस चीज़ की बात कर रहा है। तो आपने उस वर्ड का मीनिंग कहाँ समझ लिया, ज़रूरी थोड़ी उस वर्ड का कोई रियल मीनिंग हम तक पहुँच पाए, उस वर्ड का रियल मीनिंग शायद हो ही ना। इवन नाउ ही आर्ग्यूज़ कि ऑथर ने तो लिख दिया, जब उसने लिखा होगा तो उसके माइंड में भी तो सिग्निफाइड होंगे कई सारे, यू फॉलो। सो इन दिस वे उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया कि दैट देयर इज़ नो रियल मीनिंग, नथिंग इज़ फिक्स्ड, कुछ भी तो फिक्स नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, वाटर ले लो, आप बुक ले लो, बुक में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारा आपके माइंड में पड़ा होगा बुक से रिलेटेड, बुक के कवर्स पड़े होंगे, आपने कहीं बुक्स देखी होंगी, लाइब्रेरी में देखी होंगी, अपने रूम में देखी होगी, आपके रूम की शेल्फ होगी। सो बुक्स को लेके बहुत सारा कुछ हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप उठा लीजिए, है ना। सो इन्फॉर्मेशन, वो भी हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में है उस पर्टिकुलर वर्ड और उस पर्टिकुलर इमेज से रिलेटेड जो आपने देखी है। तो आपने जो समझा उस लिटरेचर से, आपको तो लग रहा है आपने समझ लिया, लेकिन हाउ डू यू सो श्योर दैट दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, यू कैन बी सो श्योर। ये कहना था डेरिडा का। अगर आप इसको बहुत डीपली सोचेंगे तो आप भी सोच में पढ़ ही जाएंगे कि ये कहा क्या है इन्होंने। Sometimes you will find oh yes it makes sense, sometimes you will say no it doesn't, so that's what I said, that's up to you. So हमने एक थ्योरी बना ली यहाँ से जो डेरिडा ने दी कि कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मीनिंग फिक्स नहीं होता। तो हम क्या कह सकते हैं, सिग्निफायर का मीनिंग क्या रहा, सिग्निफायर तो बस फ्लोट करता रहता है पानी में इस तरीके से, क्योंकि सिग्निफायर जब तक कि हमें सिग्निफाइड से कनेक्ट करने के बाद भी श्योरिटी नहीं देगा तो वो कैसा सिग्निफायर।
तो सिग्निफायर एक्चुअल में सिग्निफाइड के बिना कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे फ्लोट करता रहेगा। दैट्स व्हाई आई डन दैट सर्कल ओवर हियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट वाज द सिग्निफायर जो कि क्या कर रहा है, इस तरीके से राउंड राउंड एंड वाटर में खेल रहा है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, जो है आपका डिफरेंस। इन्होंने एक वर्ड दिया डिफरेंस, विच इज़ टोटली डिफरेंट वर्ड, और इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड जो इनकी खुद की डिस्कवरी थी। तो ये इन्होंने 2 वर्ड से मिलके बनाया, डिफ़र एंड डेफर। डिफ़र मीन्स टू डिफ्रेंशिएट एंड डेफर मीन्स टू कंटिन्यू। सो डेरिडा ने बोला कि रियलिटी इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। मेक सेंस? रियलिटी क्या हो रही है, अब कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने वो वाटर वाला एग्जांपल लिया था, आप उसको फिर से रिपीट करो, आपने वही वाटर उसी बुक में सेकेंड टाइम पढ़ा, हाउ डू यू सो श्योर दैट वो वाटर यहाँ पे वही है जो लास्ट टाइम रेफरेंस में भी वही था? आपको कैसे पता चलेगा? दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, अब आप इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हो। सिन, बिन एंड पेन। देखिए इसमें सिन, बिन एंड पेन, इन इज़ नॉट चेंजिंग इन एवरी वर्ड, बट स्टार्टिंग का जो लेटर है वो चेंज हो रहा है, एस बी पी। ठीक है, तो डिफ़र यहाँ पे क्या हो रहा है, एस बी पी, एंड डेफर यहाँ क्या हो रहा है, इन। इसको आप रिलेट कर लीजिए अपने लिटरेचर से। कुछ तो ऐसा होता है जो कंटिन्यू रहता है और कुछ ऐसा होता है जो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन बन जाती है जिसको हम अपोरिया बोलते हैं। जैसे मैंने आपको वाटर वाला अभी एग्जांपल दिया, आपको नहीं पता है कि लास्ट टाइम जो वाटर था क्या ये वही वाटर है, क्योंकि मीनिंग इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि यहाँ पे भी मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है एवरी सिंगल टाइम। अब हाँ, इस तरीके से तो हम कभी पता ही नहीं कर सकते कि मीनिंग एग्जैक्टली होगी क्या। दैट्स व्हाट ही सेड हेंस अपोरिया एग्जिस्ट। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अपोरिया, जो एग्जिस्ट करती है, जिसमें क्या होता है, हम ये जो अपोरिया वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग ये होता है वेलेस। तो एकदम जर्नी लेस पाथ हो गया ना, कि कोई जर्नी ही समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इस तरीके से तो हम कभी भी नहीं समझ सकते कि एग्जैक्टली कहाँ पे सिमिलैरिटी है और कहाँ नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी कोई वर्ड हमें समझना होता है तो हम उसको उसके अपोजिट वर्ड से समझ रहे होते हैं। ऐसा भी तो करते हैं हम। मैंने जैसे लाइट और डे का एग्जांपल दिया, मैं लाइट को डे से समझ रही हूँ, तो अब ये वर्ड क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। तो पहला वर्ड दूसरे वर्ड से कनेक्ट हो रहा है, अब मैं दूसरे वर्ड को समझने की कोशिश करूँगी तो वो किसी और वर्ड से कनेक्ट हो रहा होगा। इस तरीके से वर्ड टू वर्ड हम लोग लूप में चलते रहते हैं, एंड हमारे पास कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती है। दैट्स व्हाट ही सेड कि आप अपोरिया में फंस जाते हो। नेक्स्ट उन्होंने कंसेप्ट दिया लोगोसेंट्रिसिज्म का। लोगो मीन्स वर्ड, लोगो मीन्स ट्रुथ। वेस्टर्न में फ़िलासफ़ी उस टाइम पर बहुत चल रही थी, 1600s की बात है ये। 1600 के टाइम पे 17वीं सेंचुरी में जब डेरिडा ने ये फ़िलासफ़ी अपनी दी थी डिकन्स्ट्रक्शन की, तो उस टाइम ये बहुत फ़िलासफ़ी चल रही थी कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर ट्रुथ, जो प्लेटो ने भी कहा था, जो प्लेटो और सॉक्रेट्स ने कहा था, नॉट एरिस्टोटल, कि देयर इज़ एन अल्टीमेट ट्रुथ। कुछ ना कुछ ऐसा है जो सच है, कोई तो एक ट्रुथ है, उसको वो सेंटर मान के चल रहे थे उस टाइम पे, कि सब कुछ वहीं से बेसिकली निकल के आता है। लेकिन जैसा कि डेरिडा के थॉट्स हैं, आइडियाज़ है, वो क्या है कि नहीं, कुछ भी तो फिक्स नहीं है, नथिंग इज़ फिक्स्ड एंड देयर इज़ नो रियल मीनिंग। यू कांट से इफ़ दैट्स द रियल मीनिंग और इट्स नॉट, बिकॉज आप पता ही नहीं कर सकते। उन्होंने तो वेलेस बता दिया ना कि अपोरिया वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है लिटरेचर में। तो लोगोसेंट्रिसिज्म का मतलब क्या, उन्होंने ये बोला दैट देयर इज़ नो सेंटर। तो उन्होंने पूरा का पूरा जो वेस्टर्न फिलॉसफी था उसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। उन्होंने कहा कि कोई लोगोसेंट्रिसिज्म नहीं है, कोई फोनोसेंट्रिसिज्म नहीं है, जो प्लेटो और सॉक्रेट्स जो बोलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जब मीनिंग ही नहीं पता, हमें ट्रुथ ही नहीं पता, तो कैसा सेंटर और किस तरह का सेंटर। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी भी उन्होंने दी। अब अगर हम बात करें राइटिंग वर्सेस स्पीच की, तो ये एक वो वाला क्वेश्चन हो जाता है कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज़ हुए कि
पहले जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो एरिस्टोटल और प्लेटो का टाइम चला आ रहा था उसमें ये होता था, और सॉशर ने भी इनफैक्ट ये कहा था कि स्पीच को उन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू किया। हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था दैट रियलिटी कम्स बिफोर लैंग्वेज, विच मीन्स द थॉट्स कम बिफोर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बाद में आई, थॉट्स पहले आए। थॉट्स मतलब क्या, स्पीच से कनेक्ट कर लो इसको आप। तो उन्होंने लैंग्वेज को जो इम्पोर्टेंस दी है, स्पीच को उन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी है, उसको डेरिडा डिनाई करते हैं। डेरिडा इक्वली लेकर चलते हैं इनफैक्ट राइटिंग और स्पीच को। वहाँ पे राइटिंग को बहुत कंसिडर नहीं किया सॉशर ने। उन्होंने राइटिंग को कंसिडर नहीं किया, इसीलिए तो उन्होंने जो कहा उसको एज इट इज़ मान लिया। एंड डेरिडा उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ कुड यू से दैट्स रियल मीनिंग दैट यू आर डेसिफरिंग, जो आप समझ रहे हो। तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि नहीं, राइटिंग जो थी वो पहले आई, ना कि स्पीच। और सॉशर और बाकी के जो वेस्टर्न में जो फिलोसफीज चल रही थी उसमें ये था कि नहीं, स्पीच। एंड प्लेटो, स्पेशली प्लेटो ने जो कहा था, उन्होंने यही कहा था कि स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, क्योंकि राइटिंग तो अनट्रुथफुल बोल दिया था उन्होंने। राइटिंग क्या है, अनट्रुथफुल है। उनका एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके MEG 5 में भी है प्लेटो का, इसमें आपको उनकी पोइट्री जो है मिमिसिस, उसकी पूरी मिमिसिस बतानी होती है कि पोइट्री को उन्होंने क्यों अनट्रुथफुल किया। दैट्स अ होल 20 मार्क्स क्वेश्चन। इफ़ दैट यू वांट मी टू कवर देन I'll do that too in a particular video. So these were some terminologies used by Derrida, जिनको आप easily समझ सकते हो और इनकी डिटेलिंग में जा कर के, क्योंकि ये कोई ऐसी फ़िलासफ़ीज़ नहीं है जो बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अ थिंकर्स थिंकिंग। तो यू गॉट टू गिव इट अ थिंकिंग टू मेक इट अंडरस्टैंड फुल्ली। ऐसे ही उन्होंने मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस के बारे में भी बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है डीकंस्ट्रक्शन के लिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया गया। इनको क्या बोला गया कि, तो डेरिडा ने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोला कि जो मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस होती है वो होती है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस की अपोजिट। मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस में क्या था, जो सॉशर कह रहे थे या फिर जो बाकी के फिलोसफर्स कह रहे थे कि भाई जो लिखा हुआ है, यानी कि स्पीच को इंपॉर्टेंस देना, दैट सेम थिंग, जो लिखा हुआ है वो समझ लो, ख़त्म बात। बट उन्होंने तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया डेरिडा ने। उन्होंने बोला जो नहीं भी लिखा हुआ है आपको वो समझना है, ये डीकंस्ट्रक्शन का मेन मोटिव है। गॉट इट। तो उन्होंने लैंग्वेज की जगह पूरा का पूरा टेक्स्ट पे जो ध्यान दिया पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने, सभी के सभी जो थे, ठीक है, दैट्स व्हाट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। सो 1960s के टाइम पे ये पूरा का पूरा चल रहा था। 1950s एंड 60s से स्ट्रक्चरल, पहले स्ट्रक्चरलिस्ट आए, उसके बाद 1960s के टाइम पे कौन आए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आए, रिकन्स्ट्रक्शन आया, डेरिडा ने अपने थॉट्स दिए। इस तरीके से प्रोसेस जो है वो लिटरेचर में कंटिन्यू हुई। आई होप आई वॉज क्लियर while making understand you things. If you will read in detail, then you will make understand much better. Although I can make you understand more, if you want to ask me any doubt, please comment below and let me know how was the session. Thank you very much. Meet you in the next video.